अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ जिसमें हुकूमत ने नई कानून साजी का ढेर लगाया। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर कानून आजम मजीद तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल पेश किया और सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट में तरमीम मंजूर की। अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जा सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया और यह बिल भी मंजूर हो गया। हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश हुआ जो मंजूर कर लिया गया। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया जिसकी शिकवार मंजूरी हुई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम, पाकिस्तान नेवल एक्ट 1961 में तरमीम और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में भी तरमीम मंजूर हो गई। याद रहे कि रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तयनाती हो, दोबारा तयनाती हो या एक्सटेंशन, तीनों सूरतों में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बादशाह स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इससे कबल आज मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सख्त बरहमी से कहा कि हुकूमत एंटी टेररिज्म एक्ट में तब्दीली करना चाहती है। यह एक सिविल मार्शल लॉ और हुकूमत पर धब्बा होगा। यह एक्ट 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन होगा। आज हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। मौलाना ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। दीगर तफसीलात के मुताबिक इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता जो 8 अक्टूबर से लापता थे वो गुज़श्ता रोज बाजियाब करा लिए गए। याद रहे कि इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समात है। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई गई थी कि इंतजार पंजोता 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपने एक बयान में कहा है कि इंतजार पंजोता की हालत की वीडियो बनाकर खौफ फैलाने की कोशिश की गई। उन्हें जिस हालत में, जिस ड्रामे के साथ बाजियाब किया गया वो शर्मनाक है। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। सबसे ज़्यादा आपको किस तरमीम पर एतराज़ हो सकता है आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो तरामीम लाए हैं बुनियादी तौर पे ये देखने में लगता है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम में ये बहुत सारे लकूना छोड़ गए थे और आज उन गैप्स को फिल करने की कोशिश की है। और ना सिर्फ उन गैप्स को फिल करने की कोशिश की है, इन्होंने एक किस्म का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी मिसट्रस्ट शो की है। और आप देखेंगे कि कहते तो बेंच रहे हैं और मौलाना साहब को भी उन्होंने कन्विंस इसी चीज़ पे किया था कि हम एक आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं, कोर्ट का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मगर अब आप अगर इस पूरे एक्ट को और 26वीं तरमीम को मिला के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे के अंदर 2 अदालतें खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा, वो कैसे? वो आप देखें कि इसमें जो 2A इंसर्ट किया है उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 2A क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में केस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है या उसने रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के और किसी बेंच, यानी चीफ जस्टिस भी उस कमेटी के सबऑर्डिनेशन में आ गए। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इतना बड़ा हमला, मतलब ये इन्हें समझ ही नहीं आई ये कर क्या रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुपीरियर हो गया बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट से। इसमें तो इसी तरह से उन्होंने अगर सोच लिया कि ये मुकदमा उन्होंने सुनना है तो वो मुकदमा उधर रहेगा। वो कोई मुकदमा जो कह देंगे छोड़ देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर बेंच पे जाएगा। वो हीरा जज पर कौन होगा जो अब ये तो कल मम्मा उसका हल होएगा। मगर कल एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखें कि आइन में गैप्स नहीं होते, आइन में चीज़ें क्लियर होती हैं। जब आपने एक 13 रुकनी कमेटी जुडिशल कमीशन के लिए बना दी तो जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन में 13वां रुकन मौजूद ही नहीं कल मौजूद नहीं होगा, तो वो उसको किस तरह से हल करेंगे? और पहले ये इस चीज़ पर डिलिबरेशन मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो 12 में से 7 लोग जिसको वोट कर देंगे और दूसरा 12 में से चले 7 कर दें और अगर 6-6 का डेडलॉक हो गया फिर क्या करेंगे? मतलब डेडलॉक का नहीं वो ना होने, मगर वैसे मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक डेडलॉक बांधे तो कौन हल कराएगा? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये प्रोवाइड, रेफरी कौन होगा बीच में? रेफरी कौन होगा? और ये चीज़ें शो करती हैं कि ये किस लिए इन्होंने ये सारी तरामीम की, कि मकसद क्या था
कि जो 8 फरवरी का मैंडेट है उस पर कोई जो है ना सवाल भी ना उठाए, और रिज़र्व सीटों का फैसला जैसा आपने देखा कि सारी चीज़ें उसके बाद पलटा खाई हैं, वरना शायद ये आर्टिकल 175A में तरमीम ही ना करते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जिस तरह से बारी आ रही थी ये वो चीज़ को चलने देते, मगर वहाँ से चीज़ें अक्सर 180 दिन में फैसले करने थे ट्राइब्यूनल्स ने, 240 दिन हो गए अभी तक फैसले नहीं हुए। हाँ जी। ट्राइब्यूनल शुरू नहीं हो सके, शुरू ही नहीं हो सके, और देखें उससे तवज्जो ही किसी की नहीं, और फिर कहेंगे कि जी अदलिया हमारे ममालिक में काम नहीं करती। देखिए हमने उन्हें काम करने दिया, जिस दिन से ट्राइब्यूनल फंक्शनल होने लगे यही हुकूमत एक तरमीम ले आई, और तमाम तर जितनी तरमीम लाए हैं खाली ये केस स्पेसिफिक लेके आते हैं कि चीज़ों पर्सन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक कि जी इसको किस तरह से इस चीज़ का रास्ता रोका जाए। और उन्होंने रोकने के लिए यही किया कि जी हाई कोर्ट के जजेस का बेंच नहीं, वो रिटायर्ड वाली शिकायत कर दी। हालांकि जितनी भी प्रोसीजरल लेजिस्लेशन हो उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कहा नहीं जी ये इन मैटर्स को 8 फरवरी वाले भी इलेक्शन एक्ट में भी जो इन्होंने चेंज की 12 जुलाई के फैसले के बाद, उसको भी रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ जी, मकसद हालांकि हो नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी अब 12 तक चले जाएंगे। बिल्कुल 12। और देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक सिग्निफिकेंस है, जैसा हमारी सुप्रीम कोर्ट की सिग्निफिकेंस। हालांकि हाई कोर्ट्स तमाम बराबर हैं, पंजाब हो गया, सिंध की हाई कोर्ट मौजूद है, बलूचिस्तान की, इस्लामाबाद की क्योंकि देखें फेडरल के सारे महकमे इधर मौजूद है, FBR हो गया, तो जितनी लिटिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की होती है वो ज़्यादातर फाइल ही की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये आपका फर्स्ट वेन्यू है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 6 जजेस के लेटर के बाद इन्हें कॉम्पोजिशन पसंद नहीं आई तो इन्होंने फ़ौरन 9 से उसको 12 की है कि फ़ौरन 4, अब क्योंकि अभी 8 है इस वक्त स्ट्रेंथ, तो 4 और किया जाए, तो 4 और करेंगे तो किसी तरह का बैलेंस चीज़ों का क्रिएट किया जाए। तो खाली मकसद यही है कि कोई इधर बोले नहीं। आर्मी चीफ की और बाकी दोनों सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई है उस पर तो आप खुश होंगे, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं आता। अच्छा देखिए मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी, ठीक है, उसका मकसद क्या था? मकसद तो वो चीज़ शो ही नहीं कर रही ना। लॉ मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो बताया, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। बुनियादी तौर पे देखें आपके एक्सटेंशंस होती रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन पहले नहीं हुई, अगर थ्रू आउट पाकिस्तान में के अलावा कुछ ये टेन्योर ही बढ़ा दिया। ठीक है, एक सर्विस में एक लॉजिक थी 3 साल की रखी हुई थी, ठीक है, PMA के हर साल 2 बैचेस ट्रेन होते हैं। अब आप इतना ज़्यादा आप कर रहे हैं 5 साल का टेन्योर, और 5 साल के बाद आप फिर सोचते हैं कि आपने एक्सटेंशन देनी है, तो बात किधर चली जाएगी? 10 साल। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें वो ज़रूरी नहीं है ना, 64 अपर लिमिट भी तो है। अपर लिमिट है, मगर साथ 8C में भी अमेंडमेंट की है। अगर 64 से पहले एक्सटेंशन एक हो जाती है तो वो एक्सटेंशन पूरे 5 साल चलेगी। ओके, तो उस पर 64 अप्लाई नहीं होगा। 64 नहीं अप्लाई किया, मतलब माशाल्लाह से नून लीग ने तो कोई भी आर्मी चीफ 10 साल जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है इनके मुताबिक, जिस तरह की इन्होंने अमेंडमेंट की है। बात है कि नून लीग का खुद देखना है कि उन्होंने, मैं जिस तरह समझता हूँ, पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म कर ली। ये आखिरी था जो सब कुछ ये कार्ड खेल सकते थे, उन्होंने खेल दी है। अब खुदा न खासा पाकिस्तान को कल कोई कंटिजेंसी फेस होती है, कोई किसी तरह का मसला, कोई इकोनॉमिक क्रंच आ जाता है, मसला आ जाता है, इनके पास मनूवरिंग की स्पेस ही नहीं है। इनको इनके इत्तेहादी इसी बात पे गिरा लेंगे, और आप देखेंगे जो मेरे अपनी असेसमेंट है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे बड़ी जल्दी चेंज होगी कि एक तरफ एक्सटेंशन हुई मगर PM का टेन्योर आज समझें एक का कंप्लीट हो गया। तो इनको गिरा के किसको लाया जाएगा? इन हाउस चेंज जैसा म्यूजिकल चेयर स्टार्ट हो जाएगी, पॉलिटिकल एरेना में अब स्टेबिलिटी नहीं आएगी जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, और 9 नवंबर को तहरीक इंसाफ क्या फैसला करने जा रही है? अच्छा, वो अभी अब रिविजिट करेंगे आज के बाद? नहीं, रिविजिट आज के बाद नहीं, मतलब आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ डिस्कस हुआ था। मतलब पहले तो जैसा टेंट सिटी का हो रहा था, आज कुछ प्रपोजल जलसे की आई हैं। देखें है मकाम सवाबी, मगर क्या है अभी इस चीज़ पे फैसला होना है। तो फाइनल कॉल जो था कि अब बार बार निकलने के बजाय फाइनल कॉल, देखें पॉलिटिक्स स्ट्रगल है। हाँ। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल कॉल नहीं होती, ये आप स्ट्रगल करते रहते हैं जब तक आप टारगेट आप अचीव नहीं कर लेते। और अल्टीमेटली देखें पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस रहती है। आपने बहुत सारी और पार्टियों को भी देखा, ठीक है, डिक्लाइन में जाती हैं फिर आ जाती हैं। PTI उस तरह से डिक्लाइन में नहीं गई, पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलर सपोर्ट बेस है, ठीक है। आप कुछ चॉइसेस की वजह से सख्त टाइम गुजारना पड़ा और शायद आगे भी गुजारना पड़े, मगर है कि ज़हनी तौर पे जब तक पार्टी का हेड, पार्टी का लीडर इमरान खान तैयार है, वो सारी जो कैद व बंद की सूरतें बर्दाश्त करने को तैयार है, तो मेरे ख्याल से PTI को कोई ख़तरा। खान साहब भी TV देख रहे होंगे, उन तक भी
खबरें तो पहुंच चुकी होंगी, अब देखते हैं कि वो कल परसों में कैसे अच्छा, रिएक्ट करते इन हैं। दिनों में तो हालात ये हैं कि इन्होंने नॉर्मल जो उनका मीडियम था कम्युनिकेशन का, मतलब पीटीवी, हाँ। जो कि वो कहते थे मेरे पे सबसे बड़ी अजियत है उसको सुनना। उसको सुन। दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलता था पहले। हाँ। तो वो बात है कि रीडर हैं और पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को गेज कर जाते हैं। और 4.25 साल अभी इस हुकूमत के बाकी हैं, अभी तो 8 माह हुए हैं ना, और दूसरा स्टेटस को भी अब मेंटेन करेगा, 1 पेज भी मेंटेन करेगा, तो फिर आपको कहाँ से साय ऑफ रिलीफ मिलेगा? देखिए ओवरऑल देखें, नंबर कभी भी गारंटी नहीं करता आपकी सर्वाइवल। नून लीग इससे ज़्यादा ताकत से पहले आई थी 97 में। 97 देखें 2/3 और majority। उस वक्त इनका कोई पार्टनर भी नहीं था उसमें। हाँ। 2/3 में सेनेट में नहीं थी, आज वरना तो वाली ये अमीरुल मोमिनीन हाँ वाला जी, कर चुके थे। आज वाली 2/3 की तो बैसाखी हैं, और जिस तरह से हासिल की चलें वो एक अलहदा से डिबेट है। मगर मसला जो सबसे बड़ा है, जिस चीज़ को वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, कि जो हमारा मईशत का हाल है वो नहीं कंट्रोल हो रहा। देखें चाइना जिस तरह के सवालात उठा रहा है, चाइना आपसे बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट किससे बात करता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। आज जर्मन एम्बेसडर ने लेटर लिखा है आईपीपी के मसले पे, कि जो आप उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे, तो वो किधर जा रहा है? पॉलिटिकल फोर्सेस को तो कोई इस वक्त कंसिडर ही नहीं कर रहा। इनके लिए ये लम्हा फ़िक्री है कि इनका वज़न कॉमिटी ऑफ नेशंस में है ही नहीं। कैसे मामला तब ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है? देखिए ब्रेक थ्रू तो इकोनॉमिक रिवाइवल से ही है। आपकी पार्टी का ब्रेक थ्रू कैसे होगा? देखिए हमारी पार्टी का ब्रेक थ्रू होएगा, देखें कंटिन्यूस स्ट्रगल है। पीटीआई जिस तरह लगी हुई है विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लगी रहे, तो देखें ये टेबल आज की लेजिस्लेशन जो हुई है, इसको देख के आपको लगता है कि साल 2 साल 5 साल आपको कब रिलीफ मिलेगा? देखिए टेबल जल्दी सारी टर्न विंडोज हो क्लोज हो जाएंगे। रही हैं। नहीं ये वक्ती तौर पे लग रहा है। देखिए हमारा कोई आर्मी से झगड़ा तो नहीं है ना कि ओवरऑल बंदा बना ले। ठीक है, एक वक्ती तौर पे मुश्किल वक्त आया हुआ है तो वो हम गुजार लेंगे। देखिए मुश्किल तब हो जब आपको कोई हवस हो कि जी मैंने उस कुर्सी पे बैठना है, बैग बोरो स्टील वाली फिलॉसफी हो, वो है नहीं। ठीक है, टाइम है, चीज़ें टेबल टर्न करेंगी। बात यह है कि अपनी कोर को नहीं छोड़ना। अगर आज तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को बिट्रे करती है, अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा इधर उधर वेवर करती है, तो तहरीक इंसाफ डिसइंटीग्रेट कर देगी। तहरीक इंसाफ अगर अपने जिस लाइन पे जो इमरान खान ने जिस पे खड़ा किया है इस पे खड़ी रहे, तो जितनी मर्जी आंधी तूफान आती रहे, ये अपना रास्ता निकाल लेगी। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर चुके हैं आप या अभी नहीं? हमारे एंड से अभी नहीं चैलेंज हुई, तैयार हो रही है। बाकी डिफरेंट बॉडीज़ ने चैलेंज कर दी है। आज तो जमात इस्लामी ने भी कर दी है। और देखें हमारे अभी इतने जल्दी चैलेंज करने का उसका इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जानी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, या अभी ये भी क्वेश्चन होगा। देखें क्योंकि ये इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की कॉम्पोजिशन को चैलेंज कर रही है। तो ये बेसिकली तो एतराज़ तो यही होगा कि इसको फुल कोर्ट सुने। तो अभी देखते हैं ये क्या इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं? ये तो देखिए अब कमेटी ने डिसाइड करना होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत। मौजूदा कमेटी करेगी या ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो देखें अभी तक तो याहिया अफरीदी साहब को 9 दिन हो चुके हैं चीफ जस्टिस बने हुए, 9 या 10 दिन। हाँ जी, अभी तक तो वो जो फैसले कर रहे हैं वो गैर मुतवक्के फैसले हैं। हाँ जी, बट डिफरेंट आदमी है। देखिए याहिया अफरीदी जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो प्रेजेंट हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी कूल हेडेड हैं और चीज़ों को ठीक समत में लेके चल रहे हैं, मुतमईन है। जो पहले आपको कोई अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उन्होंने देखें हमारा तो एक पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात किसी पे भी नहीं थे। हम तो आइन की बात करते थे सीनियरिटी कि पे आर्टिकल नहीं, सीनियरिटी भी नहीं, आर्टिकल 175A का मैंडेट था। सीनियरिटी प्रिंसिपल बाकी हाई कोर्ट्स में तो नहीं अप्लाई करता। 175A क्लियरली कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना। इसलिए हम कहते थे कि वो होना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या फेट होता है 26वीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद कमर ज़मान कायरा साबिक़ वफाकी वज़ीर पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। आखिरकार आज हुकूमत ने कौमी असम्बली में वो मुतअद्दिद तरामीम मंजूर करवा ली हैं जिसकी खबरें कुछ दिनों से मीडिया में ज़ेर गर्दिश थी। हुकूमत की इस बरक रफ्तार कानून साजी पर न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग साबका इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान भी बरहम नज़र आ रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सख्त बरहमी से कहा कि हुकूमत एंटी टेररिज्म एक्ट में भी
तरमीम ला रही है, जिससे तकरीबन 9 माह 90 दिन तक तकरीबन यानी 3 माह तक लोगों को गिरफ्तार रखा जा सकता है। मौलाना ने कहा कि जी ये एक सिविल मार्शल लॉ और हुकूमत पर धब्बा होगा। ये एक्ट 26वीं आईनी तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन होगा। इसके अलावा आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको भी बतौर एक्ट मंजूर करवाया गया है। तीनों सर्विसेज चीफ्स उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी 33 जजेस होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है। इनमें से जो जिन पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है या तशवीश है वो अचानक हुकूमत को क्यों ख्याल आया कि वो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कारा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कारा साहब आपके वक्त। कारा साहब, पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था आज जो कानून साजी की गई है कौमी असम्बली से? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी, मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हूं नहीं इस वक्त, और ये मामला पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस होता है। पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में तो डिस्कशन नहीं हुई इसकी, ना ही ये वहाँ डिस्कस होने वाला इशू होता है। तो ये पार्लियामान के अंदर कोई इशू डिस्कस होते हैं डे टू डे, ये पार्लियामेंट्री पार्टी करती है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में भी नहीं हूँ, मैं कश्मीर में आया हूँ, लिहाजा मुझे इसकी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कोई डिस्कशन पहले हुई है क्या हुई। तो वैसे क्या आपकी नज़र में ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि 3 साल से 5 साल करना पड़ा सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को? मेरे ख्याल है ज्यादा इस पर सवाल का जवाब बेहतर लॉ मिनिस्टर या उनके कुछ साथी दे सकते हैं, मुझे क्योंकि उसकी रूह का पता नहीं है, तो ऐसे टामक तो यही मारूंगा मैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वोट किया सर, ये कैसे हो सकता है कारा साहब? बिल्कुल वोट किया है, लेकिन मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ। पार्लिमानी पार्टी में अगर मुझे पता होता कि वहाँ क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, उससे पहले पार्टी का इजलास हुआ होगा। तो जब आप पार्लिमानी पार्टी में होते हैं तो आप सब चीजों से आगाह होते हैं। मैं क्योंकि कश्मीर में बैठा हूँ इसलिए मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज है नहीं। मैंने तो आपको सच इसलिए बता दिया कि मैं टामक तो ये मारने का आदि हूँ नहीं। सही बात है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुल के बातें करता। जाती राय आपकी वजह जाती राय क्या है? आखिर ये फैसला हुआ है, मुझसे पूछे मेरी भी कोई जाती राय हो सकती है, आपकी भी कोई जाती राय तो होगी ना कि ये फैसला क्यों करना पड़ा, इसकी क्या मेरा ख्याल है कि मेरी जाती राय अगर मेरी जमाती राय से मुत्तफिक ना हो तो मुझे उसके साथ उसको मीडिया पे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मुख्तलिफ हो गई है। मैंने गुजारिश किया ना कि अगर मेरी कुछ राय है भी, हाँ। तो मेरी जमात ने एक तो बिल पास कर दिया। अब अगर मेरी कोई राय है तो मुझे पार्टी के अंदर उस राय का इजहार करना चाहिए, मीडिया के जरिए अपनी जमात के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे हर फोरम अवेलेबल है, इस पे बातें करेंगे। तो कारा साहब, फिर ये इलेक्शन के बाद से जो भी सिलसिला चल रहा है और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जो अनहोनियां हो रही हैं जिस तरह से, तो पीपल्स पार्टी हर जगह पे बखुशी साथ साथ चल रही है या कोई मजबूरी बन जाती है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है और जिस तरह चीजें मखमसे में फंसी हुई है, और एक तरफ से मुकम्मल हट धर्मी है कि मैंने किसी सियासी कुव्वत से बात नहीं करनी, सियासी जमातों से बात नहीं करनी, और मैं सारे सियासी निज़ाम को लपेट के रख दूंगा और सिर्फ मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। ये एक तरफ का जो मंतरा है उसके जवाब में बेबसी हो गई है हर तरफ से। क्या किया जाए? सच्ची बात है, बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं होती उस पर जमाबंदी हो जाती है, इसलिए कि दूसरी तरफ से कोई वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा होता। ये बड़ी अहम बात है। इसका मतलब है आप ये फरमा रहे हैं कि अगर पीटीआई और इमरान खान आपके साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, तो ये जो कुछ करना पड़ रहा है ये रुक सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठ जाती तो 26वीं तरमीम कैसे होती, 27वीं कैसे होती, लेजिस्लेशन कैसे होती, एक कोई इत्तेफाक राय होता ना, हमें भी पता होता वे फॉरवर्ड क्या है। अब एक जो अचानक लेजिस्लेशन होती है ये कोई आसान कदम नहीं होता, एक मजबूरी होती है। लेकिन जिन हालात का शिकार मुल्क हुआ पड़ा है, बाज़ औक़ात हुकूमत को ऐसे मामले जल्दी में करने पड़ जाते हैं। वो किसी को अच्छा ना भी लगे, मुझे अच्छा ना लगते होंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट की मजबूरी है तो क्या करें। लेकिन वो गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है ना, नून लीग की। पीपल्स पार्टी की क्यों मजबूरी है कि वो हर जो ये लाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हो जाए? पीपल्स पार्टी मुल्क की मजबूरी को समझ के साथ खड़ी होती है जी। पीपल्स पार्टी पहले भी उस मुल्क की मजबूरी के तहत ही उनके साथ है, वरना हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है।
और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है और हुकूमत हमें कहती है कि ये सूरत हाल है, बताएं क्या करें। मसलन एक बड़ा सीरियस एतराज है कि जी ये जो आपने 3 महीने की मुद्दत बढ़ाई है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका स्टेटस इस वक्त क्या है, लेकिन अगर ये मुद्दत बढ़ी है तो ये कोई आसान कदम नहीं है। लेकिन ये फरमाइए कि अगर ये नहीं किया जाता, इस पे खदशा ये है कि इस कानून को मिसयूज किया जा सकता है, ये सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है, माजी में होता रहा। और सबसे ज्यादा हम इसका शिकार रहे कि लेजिस्लेशन किसी और रूल के तहत हुई और सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। इस बात को जानते हुए हम कभी खुशी से ये पास नहीं करते, लेकिन अब एक तरफ ये सोच है, ये खर्चा है, और दूसरी तरफ ये है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी फिजा बन गई है, और उसको अगर कंट्रोल करने के लिए आप अपनी एजेंसीज के हाथ मजबूत नहीं करते तो फिर क्या करें। अमेरिका जैसे मुल्क में, बरतानिया में, जब वहां भी इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी के तहत उन्होंने भी अपने कवानीन के अंदर टेम्परेरी सही लेकिन कुछ तरमीम की, वो बातें जो कभी भी उनके असूलों के साथ नहीं थी, उन्होंने वो रास्ते भी इख्तियार किए, लेकिन क्या करें, और रास्ता कोई नहीं रहा। लेकिन कारा साहब, अगर इस नए कानून के तहत सियासी लोगों को, और सियासी लोगों से मुराद इस वक्त तो एक ही जमात है, बाकी तो कोई जमात भी ज़ेर ताब नहीं है, तो एक जमात अगर वो इसके ज़ेर ताब आना शुरू हो जाती है तो फिर आप उसको कैसे बाद में जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल, देखिए जस्टिफाई कोई नहीं होगी। अगर इस कानून को मिसयूज किया जाएगा या किसी जगह गवर्नमेंट या हम लोग करते हैं तो बिल्कुल ये बड़ा खौफनाक बात होगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अदालतें भी बैठी हैं, आप मीडिया भी बैठा है, सब लोग देखेंगे, लेकिन ये खदशा कि ये सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लिहाजा ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। इस डर से, इसके मिस यूज की वजह से, दूसरी तरफ अगर इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दों को सजाएं नहीं हो रही, उनके खिलाफ पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, दुनिया भर में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, जहाँ पे इंसानी हकूक हमसे कहीं आगे हैं, उनके मुल्क के अंदर मिसालें मौजूद हैं कि उनके वहाँ भी स्पेशल कवानीन बनाए गए, टेम्पररी बनाए गए। अगर हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है, अगर नहीं बल्कि यकीनन है, तो फिर क्या किया जाए? क्या मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार होने दिया जाए, अनसर्टेनिटी का शिकार होने दिया जाए, हाँ। या इसके सियासी मिस यूज को रोकने की कोशिश की जाए? और वो अगर कल को ऐसी सूरत हाल होती है तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए उसके खिलाफ। सही। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल होने की भी खबरें आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि काबीना को एक्सटेंड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अब जब इतना कुछ कर ही रहे हैं, आप उनके साथ चल के हर अच्छे बुरे काम में आप उनके साथ खड़े हैं, तो हुकूमत में फिर शामिल हो जाएंगे, उसमें क्या हर्ज होगा? देखिए, ये बुरा काम तो आपकी नजर में है, हम तो बुरे कामों में साथ नहीं है। हम तो जिस चीज को मजबूरी समझते हैं वो आपकी नजर में शायद बुरा काम हो, क्योंकि आप आइडियलिस्टिकली बातें कर रहे हैं, या मेरा नुक्ता नजर से आप चीजों को और तरह देख रहे हैं, आपका हक। अच्छा नहीं कायर साहब, देखे हर काम नजरिया जरूरत, देखे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई 3 साल की। नजरिया जरूर है मेरे भाई, मैंने सिंपल एक गुजारिश की है कि इस कानून को इस खदशे के पेश नजर न बनाया जाए कि ये मिसयूज होगा, और दूसरी तरफ दहशतगर्द जो है वो मुल्क के अंदर बेनिफिट उठाए। तो हमें क्या फैसला करना है, लोगों को बचाना है या इसके मिसयूज को? कल और भी तरीके हैं रोकने के। कार साहब, आपको याद होगा एक पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस लाया गया था, पीपीओ, 2014 के बाद जब सानिया एपीएस हुआ, आप सारी जमातें मिलके, उस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत थी, बड़ा जबरदस्त तरीके से ड्राइव किया गया। उस वक्त भी यह कानून लाया गया था कि 90 दिन तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। इस तरह के कवानीन से कोई खातिर ख्वाह नताइज कभी हासिल हो नहीं सके। देखिए, आपने करना क्या होता है, आप बैठे होते हैं गवर्नमेंट की जगह और आपको आपकी एजेंसीज कहती हैं, आपके इंटेलिजेंस के इदारे कहते हैं, आपके बाकी लोग कहते हैं कि जनाब हम बंदे को पकड़ते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, वो कहते हैं इमीडिएटली सबूत दो। तो आप जरा गौर कीजिए, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, जहां जहां दहशतगर्दी के वाकयात हुए, स्पेशल कवानीन बनाए गए, कहीं गुआंटानामो बे जैसी खौफनाक किस्म की जेलें बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि अपने मुल्क के कानून से बचा जाए। ये कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एजेंसीज कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारी ये कैपेसिटी नहीं है कि पहले उनके खिलाफ जराइम के सबूत इकट्ठे करें फिर उनको पकड़े, और अगर हम बाकायदा सही एविडेंस के ऊपर बंदा पकड़ते हैं या उसके बारे में कोई अमकानी सूरत हाल पे, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो फिर क्या करें? और जिस कार साहब गुआंटानामो बे का जिसको आपने जिक्र किया, वो जेल गुआंटानामो बे में बनाई गई थी, अमेरिका में बनाने की जरूरत नहीं हुई कि वहां पे वो किसी के साथ अपने शहरी क्यों बनाई गई?
क्यों बनाई गई? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को पकड़ के लाना था, वहां रखना था। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अमेरिकी कानून उसकी इजाजत नहीं दे रहा था। बिल्कुल। लिहाजा वो एक बड़ी ताकत है, उन्होंने उस कानून से बचने का ये रास्ता पैदा कर लिया, और ये था उनकी इन्वेस्टिगेशन के जोर पे। उनकी जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी या ऑपरेटिंग एजेंसीज थी, ये उनका तकाजा था कि भाई या तो हमें मुल्क में लाके उनकी इन्वेस्टिगेशन करने दो, इसके लिए कानून बना लो, या इसका कोई रास्ता निकालो। अब पाकिस्तान तो गुआंतानामो बे वाली सूरत हाल में नहीं है ना जी, ना हम आलमी ताकत है, हमें अपने हालात के तहत फैसले करने हैं। इस खदशे के तहत, मैं इस खदशे के साथ हूं, मेरे खिलाफ सबसे ज्यादा ये कानून इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब इस खदशे के तहत अगर मुल्क के अंदर आग लग रही है, फसाद फैल रहा है, तो क्या कानून इस खदशे के पेश नजर ना बनाया जाए? बिल्कुल सही कि यार ये कल किसी एक दो बंदे के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो आपने कहा फसाद फैल रहा है, कोई दहशतगर्दी का फसाद फैले तो उसके खिलाफ तो सौ बिस्मिल्लाह, जिसको सियासी फसाद कहा जा रहा है उसके खिलाफ ना हो ना, बस इतनी सी बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। जबरदस्त, आपसे बात करने का यही तो फायदा होता है ना। अच्छा, अब ये फरमाए सर, जाने से पहले कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अचानक पहले 17 से कहा गया 23 होंगे, फिर 25, अब अचानक यानी 34 जज, दुगनी तादाद, क्या जरूरत पड़ गई अचानक इतनी? यकीनन मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये 34 की लॉजिक क्या है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूं नहीं। खैर साहब आज वैसे आप जरा ठंडे ठंडे चल रहे हैं। नहीं, बात दुरुस्त है जी। देखिए, मुझे पता जब ना हो, हाँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके ऊपर के व्यू को रिजेक्ट करके बातें करता कि नहीं ये मुनासिब रास्ता नहीं है। जब मुझे ये पता ही नहीं है कि इसकी लॉजिक क्या दी गई है, तो मैं क्या कर सकता हूं? बहरहाल ये भी आप ही का वस्फ है कि आप हर सवाल का ज़रूरी जवाब देना नहीं समझते, और आप समझते कि जो मुनासिब हो वही बात करनी चाहिए, जो शायद आप कन्विंस ना हो, आप कन्विक्शन से ना बोल सके। बड़ा सिंपल कुलिया है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि 34 जजेस, मुझे समझ नहीं आ रहे कितनी बड़ी तादाद क्यों बनाई। क्या और इसके आगे मैं क्या जा सकता हूँ? बिल्कुल सही। इससे आगे मैं क्या कह सकता हूँ? उसकी लॉजिक क्या हो? क्या लॉजिक दुरुस्त, उसकी लॉजिक देखिए, उसकी लॉजिक बड़ी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन सर, इसी 34 के मुकाबले में जब हम ये देखते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं, जो अब खुद मौजूदा चीफ जस्टिस ने ये ताज़ा फिगर्स दिए, 59,000 कुछ, वहां 34 जजेस किए जा रहे हैं, जहां नीचे 18 लाख केसेस हैं सिविल कोर्ट्स पे, सेशन कोर्ट्स में 4.5 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स में इस वक्त 47 नशिस्तें जो वेकेंट हैं, जो सैंक्शनड हैं, वो वेकेंट हैं, और चाहिए थे। यहां पे फिर लगता है ना कि कोई गड़बड़ है। देखिए, उसमें गुजारिश क्या है, पंजाब के अंदर इस वक्त कोई 25 सीटें, 24 सीटें खाली है जजेस। बिल्कुल, उसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट ने काम नहीं करना ना जी, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का इशू नहीं है, वो तो अदलिया का अपना काम है। इस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो लिस्टें मंगवानी है, पिछले चीफ जस्टिस साहब से मेरी इतला के मुताबिक एक दो दफा लिस्टें आई है, लेकिन फिर जो अर्जेंसी की वजह से नहीं वो टेकअप हो सका ये मामला, और पेंडेंसी हो गई। इसको भी रेगुलेट करना चाहिए। पार्लियामान को और हुकूमत को चाहिए कि ये फैसला भी करे कि जी जब जजेस की सीटें विकेट होती है तो 1 या 2 या 3 या 4 इससे ज्यादा सीटें विकेट हो तो इजलास करके उसको फिल करना चाहिए। ये 20-20, 25-25 सीटें खाली होंगी तो पेंडेंसी तो बढ़ेगी। ये बात दुरुस्त है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, और मैंने सुना है कि जल्दी इस पे फैसला होने भी वाला है, लेकिन सवाल यह है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स है उससे नीचे, वो सूबों का मामला है, वो फेडरल गवर्नमेंट का मामला नहीं है। उसने उस पे सूबों से हम मुतालबा कर सकते हैं। पिछले दिनों में, पिछले अरसे के अंदर भी सिविल जजेस की और सेशन जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। मजीद जरूरत है तो उसको बढ़ाना चाहिए, कोई शक नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वजीर। कारा साहब का मैं दोबारा कहूँगा एक वस्फ है कि वो बहुत बेलाग गुफ्तगू करते हैं, और बाज़-औक़ात अपनी पार्टी या जो हालात, मारूजी हालात होते हैं, उसके बरक्स भी बात कर जाते हैं, जो जिस पे वो कायल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद PIA को हुकूमत बेचना चाहती है, सर से उतारना चाहती है, गले से उतारना चाहती है, PIA बिक नहीं रही। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो किसी ज़माने में वतन अजीज़ का फ़ख्र समझी जाती थी, उसे अब एक बोझ तस्वुर करते हुए फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत PIA को कम से कम 85 अरब रुपए में फ़रोख्त करना चाहती है, लेकिन उसे 10 अरब से ज़्यादा में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। IMF के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान को अपने खसारे में चलने वाले चंद कौमी इदारों की निजकारी करनी है।
जबकि कौमी एयरलाइन जो माजी में सोना उगलती थी अब खसारे का शिकार होकर कौमी खजाने को निगल रही है, क्योंकि पीआईए का खसारा 830 अरब रुपए की बुलंदी को छू रहा है और इसी बोझ ने इस शानदार इदारे के पर काट दिए। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में पीआईए का तैयारा दुनिया के किसी न किसी हवाई अड्डे पर उतर या परवाज कर रहा होता था और ये एयरलाइन कौमी परचम को दुनिया भर में लहराती थी। ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसके लिए फैज अहमद फैज ने बाकमाल लोग लाजवाब परवाज जैसा जुमला लिखकर इस इदारे के प्रोफेशनलिज्म पर मोहर सब की थी, जो पीआईए बराए फरोख्त है। सन 1962 में इसी पीआईए की शानदार सर्विस से मुतासर होकर इसमें सफर करने वाली अमेरिका की खातून अव्वल जैकुलिन कैनेडी ने इसे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद कहकर खराज तहसीन पेश किया था। उसी साल यानी सन 1962 में कौमी एयरलाइन ने एक तारीखी रिकॉर्ड कायम करते हुए लंदन से कराची तक का फासला सिर्फ 6 घंटे 43 मिनट में तय किया था और तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पीआईए की बुनियाद सन 1955 में रखी गई थी और फिर जल्द ही ये दुनिया की सफ़ अव्वल की एयरलाइन बन गई और आलमी एविएशन इंडस्ट्री पर इसकी धाक बैठ गई। साल 1959 में हुकूमत पाकिस्तान ने एयर कॉमोडोर नूर खान को पीआईए का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया। पीआईए ने सन 1960 में जेट तैयारा बोइंग 707 खरीदा और जेट तैयारे इस्तेमाल करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। लंदन के बाद पीआईए ने अमेरिका के लिए परवाजें शुरू की और उस दौरान पीआईए के फजाई बेड़े में मुसलसल इजाफा होता रहा। सन 1964 में चीन के लिए पहली परवाज चलाकर पीआईए इससे फजाई राब्ता कायम करने वाली किसी गैर कम्युनिस्ट मुल्क की पहली एयरलाइन बन गई थी। पीआईए ने फजाई अमले, इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ की तरबियत के लिए खत्ते का पहला तरबियती मरकज कायम किया। उस वक्त दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स की इब्तदाई तरबियत पीआईए ने की। पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, जॉर्डनियन एयरलाइन और माल्टा एयर के पायलट्स को तरबियत दी। सन 70 की दिहाई में यूरोपीय मुल्क माल्टा की एयरलाइन का कयाम भी पीआईए की मदद की वजह से ही मुमकिन हुआ। माल्टा एयरलाइन की बुनियाद 1973 में रखी गई तो उस वक्त पीआईए का उसमें मिल्कियती हिस्सा 20% था। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स का फ्लाइट कोड के भी पाकिस्तान ही के मरहून मन्नत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 की दिहाई तक पीआईए खत्ते में यूरोप और अमेरिका तक जाने वाली चंद एयरलाइंस में शामिल थी। मशरिक वस्ता, मशरिक बईद और यूरोप बल्कि अमेरिका तक सफर के लिए मुसाफिर पीआईए को तरजीह देते थे। कराची एयरपोर्ट के करीब कायम होटल सयाहों से भरे रहते क्योंकि वो पीआईए की मुंसलिक परवाज के जरिए अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। लेकिन अब कौमी एयरलाइन का ये सुनहरा दौर खत्म हो चुका और यह इदारा बराए फरोख्त है। इस बहस से दरकिनार के हुकूमत को कारोबार करना चाहिए या नहीं और ये कि कौमी एयरलाइन को फरोख्त करना चाहिए या नहीं, ये सवाल ज्यादा अहम हो चुका है कि आखिर वो कौन सी दीमक थी जिसने कौमी एयरलाइन जैसे अजीम इदारे को खोखला कर दिया और उसका जिम्मेदार कौन है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।